हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे मैसूर के बारे में। मैसूर के बारे में नोट से पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको कुछ स्टोरीज पता होनी चाहिए। अभी मैसूर की बात आएगी तो आपको चले जाना है डायरेक्टली कर्नाटका वाले एरिया में। जब आप कर्नाटका मिल पहुँचे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा रीजन ऑफ मैसूर। मैसूर विजयनगर एम्पायर के टाइम पे भी हमने यही सारा एरिया पढ़ा हुआ था, बट एनीवेज वो मेडिवल हिस्ट्री की बात थी। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में आ चुके हैं। मैसूर से पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप करी, जैसे बंगाल बना आपका 1717, मुर्शिद कुली खान, सादत खान यहाँ पे आ जाते हैं, अवध के फाउंडर 1722। हैदराबाद में निज़ामुल मुल्क आपको मिल जाएंगे 1724। याद है ना सारा? तो उसी तरह से हम मैसूर में जा रहे हैं। मैसूर की डेट्स याद करेंगे नोट से, पर अभी एक स्टोरी सुनो पहले तो। यहाँ पे जो सबसे पहले आपको किंग मिलेंगे वो मिलेंगे हैदर अली। हैदर अली के फिर पुत्र आएंगे जिनका नाम टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का मानना था कि एक दिन ना शेर की तरह जी लो, बेटर होगा अगर 100 दिन आपको भेड़ की तरह जीने पड़े। ठीक है, जैसे भेड़ें होती हैं ना, की तरह जीने से बेटर है कि एक दिन शेर की तरह जी के देख लो। ठीक है, ये जस्ट कोटेशन था, यहाँ पे पावर दिखाने के लिए ये चीज़ बोली गई थी। ऐसे अब कंपेयर मत करना इसको कि हाँ भेड़ को लाइन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, दोनों का नीचे ही डिफरेंट होता है, वैसा कुछ मत सोचना। जस्ट एक पावर रिप्रेजेंट करने के लिए ये चीज़ थी। अब आपको अगर याद है यूरोपियन कॉन्टिनेंट, तो हमने कुछ कंट्रीज़ पढ़ी थी। जैसे एक पढ़ी थी पोर्टुगल, यहाँ पे थी स्पेन, स्पेन के आगे आपने देखी थी फ्रांस, इन दोनों के बीच में थी अंडोरा, ऊपर था बे ऑफ बिस्के। याद है कुछ कुछ? जिन्होंने पहले के लेक्चर देखे हैं उनको याद होगा। अब जो टीपू सुल्तान थे ना, टीपू सुल्तान के बड़े अच्छे रिलेशन थे फ्रांस के साथ। इंडिया के अंदर 2-3 दल बनते हैं, आगे चल के आप पढ़ोगे, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, वो सारी चीज़ें। वैसे ही फ्रांस के अंदर भी मॉडरेट्स थे एक। ठीक है, मॉडरेट जो होते हैं ये बिलीव करते हैं कि जो चीज़ पहले से चलती आ रही है उसी में थोड़े से रिफॉर्म्स कर दो। और एक होते हैं एक्सट्रीमिस्ट, ये बोलते हैं या तो रखो या तो ख़त्म करो चीज़ को। ठीक है, कोई चीज़ पहले से चलती आ रही है तो उसको रखना है तो फिर पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलो, या तो ख़त्म ही कर दो। तो ये दो दल फ्रांस में भी हुआ करते थे। जो मॉडरेट वाले थे उनको बोलते थे जियोरिस्ट। ठीक है, एंड जो एक्सट्रीमिस्ट वाले थे उनको बोलते थे जेकोबियन। जो जेकोबियन दल था ना, एक्सट्रीमिस्ट वाला, इनको ज़्यादा फोकस किया करते थे टीपू सुल्तान। इनके साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड हुआ करता था इनका। जो जैकोबियन थे उनके साथ मिलके टीपू सुल्तान ने अपनी नेवी भी स्ट्रॉन्ग करी। ठीक है, पानी के अंदर स्ट्रेंथ बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग बनाई जैकोबियन वाले दल के साथ, जो कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था फ्रांस का। और जब नेवी स्ट्रांग हो रही थी तो अब देखो फ्रांस, और आप सुनते हो ना एंग्लो फ्रेंच वॉर्स भी होंगे, कर्नाटिक वॉर्स जिनको बोलते हैं, तो वो इसी एरिया के अंदर होंगे। तो जस्ट बिकॉज टीपू सुल्तान की नेवी स्ट्रांग हो रही थी तो ब्रिटिशर्स को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे आप देखते हो ना यूके वाला एरिया था, वो सारा पड़ा था हमने, आयरलैंड एंड ऑल, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, याद है कुछ कुछ। तो ब्रिटेन जो था उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी फ्रांस से कि ये इनकी नेवी क्यों स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया में आके बैठे हुए हैं, तो उनको और प्रॉब्लम हो रही है कि टीपू सुल्तान अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ब्रिटिशर्स एक तरह से फ्रस्ट्रेट हो रहे थे इस चीज़ को देख के। अब अगर हैदर अली की बात करें तो ज़्यादा एक्सपांशन नहीं करी थी उन्होंने, बस ये मैसूर वाला एरिया था। काफ़ी छोटा एरिया आपको मिलेगा, स्मॉल एरिया हम बोल सकते हैं। अब होता क्या है, मैसूर की बिगड़ जाती है ब्रिटिशर्स के साथ। जैसे कि मैंने बताया टीपू सुल्तान अपनी नेवी भी स्ट्रेंथन कर रहा था, इवन हैदर अली जो था वो एक्सपांशन करने की ट्राई कर रहा था। तो हैदर अली के टाइम पीरियड से ही ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम हो रही थी मैसूर वालों के साथ। तो यहाँ से आप देखोगे एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हो जाएंगे। एंग्लो मैसूर वॉर टोटल आपको मिलेंगे 4। ठीक है, एक साथ अभी पढ़ने हैं दोबारा से जितने भी आपके एंग्लो मराठा वॉर हुए, एंग्लो मैसूर वॉर, कर्नाटिक वॉर। एक लेक्चर, मतलब जब ये बेसिक सी चीज़ें कंप्लीट होंगी उसके बाद वही सारे हम देखेंगे। तो 4 फाइट्स यहाँ पे आपको एंग्लो मैसूर के बीच में मिल जाएगी। अब देखो शॉर्टकट में बता रही हूँ। पहले तो जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ उसमें क्या क्या हुआ। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जब हुआ ना तो हैदर अली जीत गए, हैदर अली वॉन। एंग्लो का मतलब है यहाँ पे ब्रिटिशर जो कि इंडिया में रह रहे थे उनके साथ लड़ाई हो रही। अब हैदर अली तो जीत गए, तो उसके बाद एक संधि भी तो साइन होनी थी, एक ट्रीटी भी तो साइन होनी थी। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई। ठीक है, तो फर्स्ट जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ उसका रिजल्ट क्या निकल के आया, ट्रीटी ऑफ मद्रास। इसमें क्या था, हैदर अली बोलते हैं ब्रिटिशर्स को कि तुम्हारी वजह से जितना भी हमें लॉस हुआ है ना वो सारा पैसा हमें रिटर्न करो। मतलब हैदर अली ने थोड़ी सी ईगो पे बात ले ली थी और ब्रिटिशर को बोला कि जितना भी तुम्हारी वजह से हमारा पैसा खर्च हुआ वो सारा का सारा वापस करो। ये हैदर अली ने बोला किसको, ब्रिटिशर्स को। मतलब ये ट्रीटी ऑफ मद्रास बिल्कुल पीसफुल तो नहीं थी, हम बोल सकते हैं इसको काफ़ी रिजिड थी।
क्योंकि हैदर अली ने अपने ईगो पे बात ले ली थी, और जब ब्रिटिशर्स को बोला कि मेरे पैसे वापस करो तो ब्रिटिशर्स ने ईगो पे बात ले ली। ठीक है, अब ब्रिटिशर क्या करेंगे ना, इन्होंने बोला ठीक है भैया आपके पैसे वापस कर देंगे। तो 11 साल इन्होंने लगाए पैसे वापस करते करते। 11 साल के बाद दे वर कंस्पायरिंग, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची कि पैसे तो दे देते हैं हैदर अली के। 11 साल में पैसे देते देते ना हैदर अली के जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जो इनके कोर्ट में बैठा करते थे ना लोग, उनको रिश्वत देना भी शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने। जितने भी ऑफिशियल्स थे, मिलिट्री कमांडर्स थे हैदर अली के, सबको दिया, मतलब ब्राइब दी खूब सारी। हैदर अली को तो पैसे दिए और एक तरफ ब्राइब भी जारी है। ब्राइब किसको जारी है? जो यहाँ पे ऑफिशियल्स हुआ करते थे, कमांडर्स हुआ करते थे, उन सबको। ये तो गड़बड़ होगी। 11 साल तक इनको पटा लिया इन्होंने ब्रिटिशर्स ने। अब जब पटा लिया तो अब सोचो एक और वॉर हो जाए अगर, तो हैदर अली जीत पाएंगे क्या? ऑब्वियसली नो। तो दैट हैपेंड इन द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर मिलेगी आपको। सबसे पहले फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो आपने पढ़ी, इसका अगर आपको टाइमलाइन नोटिस करना हो तो 1767 से लेके 1769 तक का टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, 67 से 69, लगभग 2 साल तक ये वॉर चलता है। अब ऐसे मत सोचना कि पूरा रोज़ ही लड़ते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ होती है पर बहुत फ्रिक्वेंट होती हैं। इसके बाद आता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। डोंट वरी, नोट्स में लिखा है, अगर आपको राइटिंग का कुछ इशू आ रहा होगा। अभी स्टोरी समझो सिर्फ, ये बिल्कुल लेमन में बताने की ट्राई कर रही हूँ। 1780 टू 1784 का टाइम पीरियड आ जाता है। 11 साल वेट कर लिया, 80 टू 84 का टाइम पीरियड आ गया। अब ये जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई ना, ये क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ मद्रास। जो मद्रास की ट्रीटी साइन हुई थी ना, उसकी वजह से ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा एजिटेटेड थे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे मैसूर की वजह से। ईगो पे बात ले ली थी कि हमसे पैसे मांगे, हैदर अली ने ऐसे कैसे पैसे मांग लिए। 1782 में हैदर अली की डेथ हो जाती है। हैदर अली डाइड की जगह किल्ड भी आप बोल सकते हो, लड़ते लड़ते मरे थे, तो उनकी हो जाती है मृत्यु। अब गद्दी पे कौन आएगा? तो हैदर अली का एक लड़का भी था जिनका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान गद्दी पे बैठ जाते हैं इन 1782। फादर के साथ किसी को तो कमांड संभालनी थी, तो टीपू सुल्तान ने वो चीज़ संभाल ली। अब क्या हुआ, यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई आउटकम नहीं आपको मिलेगी। ठीक है, पता ही नहीं चला कि जीता कौन, नो आउटकम। तो अगर कोई आउटकम नहीं है तो आपको लगता है कि वॉर एकदम से बैठ जाएगी? ऑब्वियसली नो। तो इसकी वजह से होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की अगर टाइमलाइन देखोगे तो ये रहेगी अराउंड 1792। ठीक है, अब जो ऑफिशियल थे ना टीपू, उन्होंने कर दिया जी धोखा देना शुरू टीपू सुल्तान को। क्यों? क्योंकि हैदर अली जब रूल कर रहे थे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी उनको ब्राइब्स देना शुरू कर दिया था। तो टीपू सुल्तान जो थे उनको मिल गया बहुत ज़्यादा धोखा। किससे मिला? उनके ही जो ऑफिशियल्स थे, जो उनके मिलिट्री कमांडर्स थे, उन सबसे इनको धोखा मिल जाता है। और जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है उसका जो आउटकम निकल के आता है वो क्या था? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। वैसे एक ये जो पिछला था ना उसमें एक ट्रीटी हुई थी, ये वाला रिजल्ट तो कोई नहीं आया था, एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम था सेकंड वाले के में, दैट इज़ द ट्रीटी ऑफ मंगलौर। ट्रीटी ऑफ मंगलौर जो हुआ था ये सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का रिजल्ट आया था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हो जाती है। अब क्या होता है, फिर से एक और वॉर होती है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। ये होती है आपके 1799 के अंदर। और जब ये वाली लड़ाई हुई तो टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में हैदर अली वर्सेस ब्रिटिशर्स, हैदर अली जीते। सेकंड में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान गद्दी पे आ जाते हैं। थर्ड वाले पे क्यों हारे टीपू सुल्तान? बिकॉज उनके जो अपने ही ऑफिशियल थे, अपने ही कमांडर है, उन्होंने धोखा दे दिया। वो तो हुआ पहली वॉर की बाद हो गया था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ब्राइब देनी शुरू कर दी थी। एंड चौथी एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ, टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है। ठीक है, अब अगर टीपू सुल्तान की बात करें तो काफ़ी लिबरल थे ये। जितने भी धर्म उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे ये सभी को सपोर्ट किया करते थे। डिफरेंट टेम्पल्स इन्होंने बनाए, बहुत सारे, जो आपने सुना होगा एक शब्द, दैट इज़ द
पीठ बनते हैं, ठीक है। तो पीठ बनाते हैं, मतलब देवी देवताओं की शक्तियाँ वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो वो पीठ भी इन्होंने काफ़ी बनाए थे, लिबरल थे। लिबरल होने के साथ साथ उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। इवन हमने देखा कि फ्रांस के साथ जो जेकोबियन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था उनके साथ इनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनती थी। तो इनसे बुक्स भी मंगवाया करते थे ये फ्रांस से, फिर उनको ट्रांसलेट करवाया करते थे और पढ़ा करते थे उसके बारे में। तो अभी तक हमने कुछ नहीं, जस्ट स्टोरी देखी है एक मैसूर के बारे में, कर्नाटका वाला एरिया। और अभी आप देखते हो हैदर अली जो थे उन्होंने ज़्यादा एरिया एक्सपांड नहीं किया, छोटा ही एरिया एक्सपांड किया था। टीपू सुल्तान हैदर अली के लड़के थे। फ्रांस में दो ग्रुप्स थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट को बोलते थे जेकोबियन। जेकोबियन की वजह से जो टीपू सुल्तान थे उनकी नेवी भी स्ट्रांग होती है। इवन टीपू सुल्तान ने नेपोलियन डी के बारे में आपने सुना होगा, तो उनको खत भी लिखा था जब उनकी लड़ाई हो रही थी ब्रिटिशर्स से। पर ब्रिटिशर्स को बहाना मिल गया था उस खत का कि ये कैसे बाहर वालों को बुला सकते हैं, और ब्रिटिशर की फ्रांस से ऑलरेडी नहीं बन रही थी, तो उस वजह से उसने बहुत भीषण रूप ले लिया था। एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में देखा, 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए। फर्स्ट में हैदर अली जीते और इन रिटर्न ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है। हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को बोला जितना भी खर्चा तुम्हारी वजह से वॉर में लगा वो सारा वापस करो। उन्होंने बोला ठीक है वापस करते हैं, पर साथ में ही रिश्वतें भी दे दी ऑफिशियल और कमांडर्स को। ट्रीटी ऑफ मद्रास यहाँ पे साइन हुई थी। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, ट्रीटी ऑफ मद्रास की वजह से हुआ था क्योंकि ईगो पे बात ले गए थे ब्रिटिशर्स। 1782 में हैदर अली को मार दिया जाता है, टीपू सुल्तान गद्दी पे आ जाते हैं 1782 के ही अंदर। ट्रीटी ऑफ मंगलोर के साथ ये ख़त्म होता है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान हार जाते हैं क्योंकि अपने ही ऑफिशियल और जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनसे धोखा मिल जाता है। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम यहाँ पे साइन होती है। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर आप देखोगे तो 1799 टीपू सुल्तान की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस तरह से जो मैसूर था, ज़्यादा एक्सपांशन आप नहीं देखते, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। अब चलो नोट से कर लेते हैं फटाफट से। तो मैसूर की अगर बात करें तो हैदराबाद के बाद साउथ इंडिया में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पावरफुल आपको कौन सा रीजन मिलेगा, मैसूर वाला मिलेगा। अब पहले आप मेडिवल हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर भी यहाँ पे पढ़ चुके हो, और उस टाइम पे जो मैसूर था उस वहाँ पे कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, तो वदियार डायनेस्टी रूल किया करती थी उस टाइम पे। 2 मिनिस्टर्स थे इनके, कौन कौन से, नंजाराज और दूसरे थे, नंजाराज है, ये नंगा नहीं बोलना है यहाँ पे, नंजा है, और दूसरे थे देवराज। ठीक है, इनको सर्वाधिकारी भी बोलते थे और इनको दुलवाई बोलते थे, देवराज वाले को। डी से याद रख लेना, डी फॉर देवराज, डी फॉर दुलवाई। और इनका जो रूलर था, मतलब ये तो मिनिस्टर्स थे पर रूलर राजा कौन बैठा करता था, वो था चिक्का कृष्ण राजा, वदियार डायनेस्टी का। पर ये पपेट रूलर था, ठीक है, मतलब चलती जो थी वो इन मिनिस्टर्स की चलती थी। 2 मिनिस्टर जो हुआ करते थे, देवराज और नंजराज, इन दोनों की ही चलती थी। चिक्का कृष्ण, चिक्का से तो वैसे नाम से लग रहा है कि ऐसे ही होगा, तो चिक्का कृष्णा राजा जो थे वदियार डायनेस्टी के, वो रूल कर रहे थे नाम के, पर जो एक्चुअल में राज कर रहे थे वो नंजा राज और देवराज कर रहे थे, जो कि मिनिस्टर हुआ करते थे चिक्का कृष्ण राज के। उसके बाद टर्बुलेंस क्रिएट हुई और हैदर अली जो थे उन्होंने इन दोनों मिनिस्टर्स को, ये जो आपने देवराज और नंजा राज पढ़े ना, इन दोनों मिनिस्टर्स को उठा के फेंक दिया हैदर अली ने। और फाइनली हैदर अली ने क्या किया, मैसूर को फर्दर जो है वो प्रोसीड किया विद द एक्सपांशन। 1760 से लेके 1782 तक का इनका टाइम पीरियड रहेगा। अभी आप देखोगे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है 1780 के अंदर, और टीपू सुल्तान गद्दी पे आएंगे। हैदर अली की अगर बात करें तो वदियार डायनेस्टी जो है इन्होंने ही ख़त्म करी पूरी तरह से, क्योंकि रूलर ही नहीं थे, राजा लोग थे ही नहीं, मिनिस्टर की चल रही है, तो इस वजह से उन्होंने पूरी की पूरी वदियार डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया और किंगडम ऑफ मैसूर को एस्टेब्लिश कर दिया। फ्रांस के साथ हैदर अली की भी काफ़ी अच्छी बनती थी, और इवन हैदर अली ने ही सजेशन दिया था टीपू सुल्तान को कि फ्रांसिस के साथ अच्छी बनाई के रखना, ठीक है, क्योंकि जो फ्रांस और ब्रिटेन थे इन दोनों की बनती नहीं थी, और फ्रांस भी कहीं ना कहीं पावरफुल था। बट दिक्कत क्या हुई थी फ्रांस को इंडिया के अंदर, हमने पढ़े थे रीजन्स। क्या रीज़न था, एक कि जो फ्रांस यहाँ पे टेरिटरी एस्टेब्लिश होने की ट्राई कर रही थी ना, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन अपनी वाली कंट्री के फॉलो करने पड़ते थे, जो गवर्नमेंट वहाँ से ऑर्डर दिया करती थी वही इनको फॉलो करना पड़ता था। इसी वजह से कहीं ना कहीं फ्रांस जो था वो इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स से हार जाता है। तो हैदर अली ने फ्रेंच के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस बनाए, अपनी आर्मी को, आर्टिलरी को, उनकी टेक्नोलॉजी सीख के काफ़ी ज़्यादा डेवलप करा। मतलब टीपू सुल्तान को जो चीज़ें मिली थी वो कहीं ना कहीं इनहेरिटेड ही मिली थी अपने फादर साहब से। और एक सिस्टम था यहाँ पे जिसको बोलते थे रिसाला सिस्टम। रिसाला सिस्टम का मतलब था कि जो हैदर अली थे वो डायरेक्टली कमांड दिया करते थे अपनी आर्मीज़ को, ठीक है, आर्मी में जो भी लोग हुआ करते थे उन सबको डायरेक्टली जो है, कोई कमांडर नहीं होगा ऐसे कि उसकी ही सुननी पड़ेगी, जो राजा है वो भी डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो हैदर अली यहाँ पे राजा हुआ करते थे, वो खुद ही बोल देते थे जो भी आदेश देना होता था।
अब देखो हैदर अली जो थे साइड में इनकी सबके साथ ही प्रॉब्लम थी ऑलमोस्ट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैसूर वाला एरिया आ गया, ऊपर मराठास हैं, यहाँ पे साइड में निज़ाम बैठा हुआ है हैदराबाद वाले एरिया में। ब्रिटिशर्स खुद को थोड़ी थोड़ी टेरिटरीज़ में एस्टेब्लिश करने की ट्राई कर रहे हैं। तो जो हैदर अली थे उनकी सभी के साथ वॉर हुई, मराठास के साथ भी, ब्रिटिशर्स के साथ भी, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ भी, सबके साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं। यही न, मैंने बताया ना आपको, यही रीज़न ज़्यादातर होते थे कि इंडिया जो था वहाँ पे यूनिटी नहीं बन पाती थी, क्योंकि रीजनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती थी और इसी बात का फ़ायदा अंग्रेज़ उठाया करते थे। 1764 की अगर बात करें तो हैदर अली ने डिफ़ीट किया था पेशवा माधव राव को। याद है ना, पेशवास जब हमने पढ़े थे मराठा वाले टॉपिक के अंदर, तो पेशवा एक माधव राव भी आए थे, माधव राव। तो माधव राव के लिए वो 12 ऑफिशियल्स भी रखे गए थे ताकि उनको एडवाइस दे सके, क्योंकि ही वॉज माइनर, बहुत छोटे थे ये जब राजा बन गए थे। तो मराठा जो इन्वेजन थी 1769, एक और होती है 1769 के अंदर, उसको भी रोक लिया था हैदर अली ने। हैदर अली ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, एक था सिविल और दूसरा था मिलिट्री। सिविल जो था उसको कौन सुपरवाइज किया करता था, तो मिर आसफ कचहरी। मिर आसफ कचहरी जो थी ये सिविल मैटर्स को चेक किया करती थी, एंड जो मिलिट्री थी उसको मिर मिरान कचहरी। कचहरी सुना होगा ना, कोर्ट कचहरी, तो वो वाला वर्ड है ये कचहरी। तो मिलिट्री को सुपरवाइज किया करता था मिर मिरहान कचहरी। उसके बाद इन्होंने जो मोनेस्ट्री थी जगत गुरु शंकराचार्य की, उसको भी रिपेयर करवाया था, और उनको पिंडारीज ने लूट लिया। ठीक है, पिंडारीज थे, उन्होंने लूट लिया था जगत गुरु शंकराचार्य की मोनेस्ट्री को, तो हैदर अली ने उसको रिपेयर भी करवाया और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करी एम्यूनिशन के अंदर, मतलब वेपन्स के अंदर। और जैसे आर्सेनल थे, मॉडर्न आर्सेनल, डिंडीगुल तमिलनाडु वाले एरिया में 1755 में अगर देखोगे तो फ्रेंच असिस्टेंस के साथ, यानी कि फ्रांसिस के साथ उनकी हेल्प लेके अपने वेपन्स जो हैं वो मॉडिफाई करे। डिंडीगुल में आज भी ये जो फैक्ट्रीज़ हैं वेपन रिलेटेड, ये अभी भी वहाँ प्रेजेंट है। तो सिंस 1755 कॉन्टीन्यूटी बनती आ रही है। हैदर अली जो थे उनकी डेथ हो जाती है 1782 में, जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था, और फिर गद्दी पे बैठ जाते हैं टीपू सुल्तान, उनके पुत्र। टीपू सुल्तान का भी ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं मिलेगा आपको रूलिंग का, 1782 से लेके 1799 तक का टाइम पीरियड है। और रिलीजियसली ये टॉलरेंट थे, लिबरल थे, काफ़ी ज़्यादा हिंदू थे बट बाकी धर्मों को भी काफ़ी ज़्यादा जो है, सॉरी मुस्लिम थे बट बाकी धर्मों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया करते थे। हिंदूज़ के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी। बताया ना मैंने, शक्तिपीठ भी बनवाए थे इन्होंने। इन्होंने मनी डोनेट करी थी तिरुपति श्राइन है ना जो, उसको बनाने में, दोबारा से उसको रिपेयर करवाने में, रिकन्स्ट्रक्ट करवाने में, क्योंकि जो मराठास थे उनकी रेड्स होती थी 1759 के अंदर, उन्होंने सारा डिस्ट्रॉय कर दिया था तिरुपति श्राइन को। तो 1759 में जो मराठास ने डिस्ट्रक्शन करी थी तिरुपति श्राइन में, उसके लिए डोनेशन दिया टीपू सुल्तान ने कि उसको रिपेयर किया जा सके। उन्होंने नया कैलेंडर जिसको बोलते हैं माओलूदी ईयर, माओलूदी ईयर जो था ये किसने स्टार्ट करवाया कैलेंडर, तो ये टीपू सुल्तान ने स्टार्ट करवाया था। अब ल्यूनार और सोलर, अब देखो आपने सुना होगा ग्रहण लगते हैं ना, सूर्य ग्रहण भी लगता है, चंद्रमा ग्रहण भी लगता है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने ये कैलेंडर बनाया था माओलूदी ईयर। तो ये जो माउलूदी कैलेंडर या माउलूदी ईयर बोलते हैं जिसको, ये किसने एस्टेब्लिश करवाया था, डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी मेड, ये था टीपू सुल्तान के थ्रू। उसके बाद इन्होंने एक नया कॉइनेज सिस्टम भी शुरू किया, करेंसी टाइप, एंड एक नया स्केल ऑफ मेजरमेंट भी शुरू किया, जैसे कि वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, वो होता नहीं है 2 किलो का बट्टा, 3 किलो का तो नहीं होता, 2 होता है, हाँ 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड सो ऑन। तो उस तरह से इन्होंने शुरू किए। इन्होंने फ्रांस में अपने डिप्लोमेट्स भेजे थे, तुर्की में भेजे, ईरान में भेजे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ टीपू सुल्तान, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहे थे। और इनकी हेल्प से इन्होंने चाइना के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अपना ट्रेड फ्लरिश किया, कमर्शियल रिलेशंस बनाए चाइना के साथ। एंड इन्होंने एक और मिलिट्री फिस्कलिज्म, फिस्कल जो होता है इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू मनी, फिस्कल, ठीक है, फिस्कल का मतलब होता है पैसे की बात हो रही है। तो इन्होंने मिलिट्री फिस्कलिज्म भी शुरू किया, जिसमें लैंडलॉर्ड जो होते थे वो इंटरमीडिएटरीज होते थे, उनको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, डायरेक्टली पैसा दिया जाता था जो वहाँ पे काम कर रहा होता था। तो रेवेन्यू ऑफिशियल रखे थे और ये जो टैक्स चेन थी उसको ख़त्म कर दिया था, मतलब कल्टीवेटर और जो रेवेन्यू ऑफिशियल होता था डायरेक्टली मनी लो, कोई और लैंडलॉर्ड ऐड नहीं होते थे। ठीक है, और ही ट्राई टू बिल्ड अ मॉडर्न नेवी आफ्टर 1796। नेवी पे फोकस किया, फ्रांसिस के साथ काफ़ी कोलैबोरेशन रही इनकी। तो उनसे मैंने बताया था ना, जैकोबियन वगैरह जो थे, जैकोबियन के साथ इनकी अच्छी बॉन्डिंग थी।
और इन्होंने सजेस्ट करा कि मैरिजेस के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइन इसको भी इन्होंने बंद करवाया, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन और वाइन जो है इसको भी बंद करवाया। जो टीपू सुल्तान थे इनको टाइगर ऑफ मैसूर का टाइटल भी दिया जाता है। टाइगर ऑफ मैसूर वॉज टीपू सुल्तान। और जो जैकोबियन क्लब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हुआ करता था फ्रांस का, उसके ये मेंबर भी थे। और ये बिलीव करते थे, जो फ्रांस से हमने सीखा है फ्रीडम, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, हमारे प्रियम्बल और प्रियम्बल के अंदर भी ये टर्म्स आपको दिख जाएंगी, फ्रीडम, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, तो ये हमने फ्रांस से सीखी हैं। फ्रांस में रेवोल्यूशन चल रहा था उस टाइम पीरियड में, तो ये हमने वहीं से लिए हैं आइडियाज। और ट्री ऑफ लिबर्टी भी बनवाया एक श्रीरंगपट्टनम के अंदर, मैसूर किंगडम की ये कैपिटल हुआ करती थी। याद है ना, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जब हुआ तब ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हुई थी। इनकी फेवरेट सेइंग थी कि इट्स बेटर टू लिव अ डे एज लाइन देन लाइफ टाइम एज अ शीप, मतलब पूरी ज़िंदगी शीप की तरह जीने से बेटर है कि एक दिन शेर की तरह जी लो। 1799 में इनकी डेथ हो जाती है जब ये अपने किंगडम को इंग्लिश से बचा रहे थे ड्यूरिंग 4th एंग्लो मैसूर वॉर। तो फाइनली इनकी भी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद देखेंगे त्रवनकोर वाला एरिया। आई थिंक त्रवनकोर का बिल्कुल ही थोड़ा है, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, नहीं फैक्चुअल ज़्यादा हो जाएगा यार। मैसूर को कर लेते हैं एक बार रिवाइज फटाफट से। मैसूर में हमने सबसे पहले देखा हैदर अली के बारे में, ठीक है। हैदर अली ने एक्सपांशन शुरू करी, फ्रांस के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी और यही चीज़ उनको टीपू सुल्तान को भी इनहेरिटेड हुई थी, उनसे ही मिली थी कि इंटरनेशनल रिलेशंस अपने अच्छे बनाए रखने हैं। और हैदर अली के बाद हमने देखा कि किस तरह से पहले वडियार डायनेस्टी हुआ करती थी। 2 मिनिस्टर थे, नंजराज एंड देवराज, वही रूल कर रहे थे। तो वडियार डायनेस्टी को किसने उड़ाया? हैदर अली ने उड़ाया। 1761 से लेके 1782 तक का हैदर अली का टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद फ्रेंच की हेल्प से हैदर अली ने मॉडर्नाइज़ करा था अपनी इन्फेंट्री आर्टिलरी को, रिसाला सिस्टम स्टार्ट किया, डायरेक्टली कमांड करते थे ट्रूप्स को एज अ रूलर। हैदर अली जो थे ये कॉन्स्टेंटली एंगेज थे वॉर के साथ विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मराठा, ब्रिटिश। 1764 में हम देखते हैं पेशवा माधव राव को भी इन्होंने डिफीट किया। उसके बाद और भी मराठा इन्वेजन्स हुए 1769 के अंदर, उनको भी ख़त्म किया। हैदर अली ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक सिविल एक मिलिट्री। सिविल को बोला गया मिर असफ कचेरी और मिलिट्री वाले को सुपरवाइज किया मिर मिरहान कचेरी के अंडर। इन्होंने एक मोनेस्ट्री थी जगत गुरु शंकराचार्य जी की, उनको पिंडारीज ने लूटा था ये वाला मोनेस्ट्री, तो उसको रिपेयर करवाया था हैदर अली ने। तमिलनाडु में डिंडीगुल वाले एरिया में इन्होंने अपने वेपन्स को मॉडर्नाइज करा विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। हैदर अली की डेथ हो जाती है 1782 के अंदर, और जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था। अभी ये मैसूर वॉर हमें करने हैं बट ये एक ही लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है, और पूरे रीजंस के साथ करेंगे, कौन किसके साथ मिला हुआ था, रीजनल जो डिस्पैरिटीज़ थी वो क्या क्या थी, वो सारी देखेंगे। टीपू सुल्तान आ जाते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पीरियड में ही, क्योंकि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1784 तक चलती है बट 82 में डेथ हो जाती है हैदर अली की। तो टीपू सुल्तान गद्दी पे बैठते हैं 1782 के अंदर। तिरुपति श्राइन इन्होंने उसके लिए डोनेशन दिया था कि उसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सके, और कैलेंडर बनाया इन्होंने माउलूदी, सोलर और लियोनार के बेसिस पे। इन्होंने कॉइनेज सिस्टम भी शुरू किया, नए स्केल ऑफ वेट एंड मेजर भी शुरू करे, डिप्लोमेट भेजे फ्रांस, तुर्की, ईरान और कमर्शियल रिलेशन एस्टेब्लिश किए चाइना के साथ। मिलिट्री फिस्कलिज्म शुरू किया, जो लैंड लॉर्ड थे उनको हटा दिया ताकि करप्शन कम से कम हो सके। मॉडर्न नेवी इन्होंने अपनी डिज़ाइन करी, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइन को इन्होंने बैन करा, और जो एक्स्ट्रा खर्चे हुआ करते थे शादियों ब्याहों के ऊपर उसको रोक दिया। टाइगर ऑफ मैसूर का टाइटल दिया जाता है टीपू सुल्तान को। जैकोबियन क्लब जो फ्रांस का हुआ करता था उसके भी ये मेंबर थे। फ्रांस से फ्रीडम, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का आइडिया इन्होंने पिक किया था, और ट्री ऑफ लिबर्टी भी एक प्लांट करवाया श्रीरंगपट्टनम के अंदर, विच वॉज द कैपिटल ऑफ मैसूर किंगडम। उसके बाद इनकी फेवरेट सेइंग थी कि एक दिन जी लो शेर की तरह रादर देन भेड़ों की तरह। डाइड इन 1799 4th एंग्लो मैसूर वॉर जब चल रहा था, तो उसी टाइम पे इनकी मृत्यु भी हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर मैसूर। त्रवनकोर वाला एरिया हम करेंगे कर्नाटक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग।